स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 80 वीडियो है। 2 दिन से हमने कोई क्लास नहीं डाली है। उसका कारण ये है, पहली बात तो 15 अगस्त को हमारी कोई क्लास नहीं हुई थी, और दूसरा संडे को ना मैं ये सीरीज उसको कंटिन्यू नहीं करता हूँ। संडे को मैं कुछ और वीडियो आपके लिए पेश करता हूँ। अब दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा, एक सजेशन आपका चाहूँगा कि मैंने आपसे बोला था कि शुरू की 40 फीट होंगी तब आपको मैं ये PDF अवेलेबल करवा दूंगा, और जब 80 हो जाएंगे तब आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइज आप बोलेंगे तो मैं इस 80 वाली PDF है इसको यहाँ पर आंसर्स हैं वो टिक करके आपको दे दूँ, या फिर आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए, मैं आपको पूरी शिफ्ट यानी कि जो बाकी की शिफ्ट और हैं उनको भी कंप्लीट करा के एक ही PDF दे दूँ। तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये 40 शिफ्ट का आपको देता हूँ तो फिर आपके लिए जो पैसे हैं वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपको पता है 10 रुपये की अगर मैं प्राइस रखता हूँ तो इंस्टामोजो 15 रुपये लेगा, और अगर मैं दोनों को कॉम्बाइंड रूप से 20 की रखूँगा तब भी इंस्टामोजो है 25 रुपये लेगा। तो आप देख लीजिएगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। हिंदी मीडियम वालों को लेने की जरूरत है नहीं, फिर भी लेना चाहते हो ले लेना। हिंदी मीडियम वाले तो मैंने आपको जो एक बुक दी है उसको आप बाई कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2018 वाले सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश वर्जन वाले है मेरे को यहाँ पर बता देना, मैं टेलीग्राम पर एक पोल डाल दूंगा, आप उस पोल के माध्यम से मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये हमारा है 1/11/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन को मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को मैं थोड़ा सा बोल्ड और कर देता हूं, जिससे आपको क्या है चित्र हैं वो यहाँ पर बेहतर दिखें, ठीक है, जिससे आपको दिखने में और बेहतर दिखे। ओके, चलिए पहला प्रश्न ये है कि प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। यानी कि आपका R.H. विटेकर था, उसने जब जीवों को अलग अलग भागों में बांटा था तो सबसे बड़ा जो समूह था वो कौन सा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आर्थ्रोपोडा है, ये इसका राइट आंसर आएगा। आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा जीवों का क्या होता है, आपका ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन कौन होता है, सबसे कम होता है। तो देखिए ये आपका है जो प्रकाश वाला चैप्टर है ना, उसमें होता है कि आपका जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से इस घटना को अपवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब देखिए आपसे पूछे कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, मतलब कौन सा रंग है वो आपके सबसे कम विचलित होता है, तो ये आपके होता है लाल रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है। इसलिए लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये फैलता नहीं है। और जो लाल रंग होता है ये भी आपको ध्यान रखना, लाल रंग है ये आपके खतरों के निशान में इसलिए ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये रंग आपके फैलता नहीं है, मतलब फेड नहीं होता इजीली, इसलिए लाल रंग है। जो आपके डेंजर वाले जो आपके सिग्नल्स बनाए जाते हैं ट्रैफिक पर या रोड पर, ठीक है, हाईवेज पर, तो वो आपके रेड कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि इसका विचलन कौन होता है, बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिसका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन उसमें CH2 समूह भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे जो ग्रुप होते हैं ना कार्बन के, जिनके बीच CH2 का अंतर होता है उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अब देखिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, तब आपको और बेहतर चीज समझ आएगी। जैसे मान लीजिए हम जैसे एल्केन होते हैं, आप एल्केन को ले लीजिए, एल्केन जो होते हैं, अब एल्केन में सबसे छोटा एल्केन होता है आपका मेथेन, ठीक है, कौन होता है, मेथेन। उसके बाद में होता है एथेन, उसके बाद होता है प्रोपेन। तो आप इनका सूत्र आप देखेंगे ना, मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, ठीक है, प्रोपेन का आ गया C3H8। तो आप इनमें डिफरेंट देखेंगे ना, तीनों में या किसी में आप डिफरेंट देखेंगे तो लगातार 2 आपके कोई भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उनमें जो डिफरेंट होता है CH2 का ही होता है। इन दोनों भी डिफरेंट देखेंगे CH2 का, इन दोनों के भी डिफरेंट होगा वो भी CH2 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी, यानी कि होमोलोजस सीरीज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है कई कारकों पर निर्भर करती है, इनमें से कौन कौन सा कारक हैं वो आपको बताना है। तो मैंने आपको फिजिक्स में पहले ही बता दिया था कि जो आपकी हीट होती है H, उसका सूत्र होता है H बराबर I² RT। क्या होता है, H बराबर I² RT। I जो होता है वो विद्युत धारा होती है, R प्रतिरोध होता है, T टाइम होता है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, धारा, प्रतिरोध और समय अवधि। 3rd है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो
क्वेश्चन है वो ये कि विकासवादी संबंधों का प्रमाण है वो कौन देता है, यानी कि कौन सा उदाहरण है। ये आपके जो विकासवाद सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जो आपके चार्ल्स डार्विन ने आपका विकासवाद का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में सबूत देता है कि ये विकासवाद है, मतलब आपका जो डेवलपमेंट हुआ था, जो विकासवाद हुआ था, उसका सिद्धांत है। आपको एक थ्योरी दी गई थी चार्ल्स डार्विन में, तो उसका प्रूफ कौन देता है, तो आपका ये जो प्रूफ देता है वो जीवाश्म देते हैं। जो फोसाइल होते हैं ना, जो आपके मरे हुए जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके जो जीवाश्म हैं, उनसे हमको आपका जो चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था उसकी पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है कि Na2O यानी कि सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार का ऑक्साइड होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके जो भी धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड हमेशा होते हैं क्षारीय, है ना। जो आपका नॉन मेटल होते हैं उनके जो आपका एसिड होते हैं, है ना, वो आपके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक, ठीक है। लेकिन आपके जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनके जो आपके ऑक्साइड होते हैं वो आपके होते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीय। तो सोडियम होता है एक धातु होता है, और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को हमने जमीन से पहले 5 मीटर उठाया, फिर 10 मीटर उठाया, फिर 15 मीटर उठाया, ठीक है। तो किस ऊंचाई पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका सूत्र होता है mgh। अधिक h यानी कि h होता है जितनी हाइट होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 मीटर की ऊंचाई पर जब आपकी वो वस्तु स्थित होगी तो उस समय उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एकल परमाणु का उदाहरण है, यानी कि आपका जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि एकल परमाणु। एकल परमाणु मतलब क्या होता है, उसमें परमाणु होंगे ना वो एक ही होंगे। जैसे आर्गन होता है ना, सल्फर होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन होता है H2, और फास्फोर होता है P4। तो आप देखकर खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा आपका एकल अणु है। आर्गन अकेला है, सल्फर 8 होते हैं, है ना, 8 अणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं सल्फर के पास, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, जबकि आपके फास्फोरस में 4 परमाणु होते हैं। तो आर्गन है इसका राइट आंसर जाएगा कि आर्गन होता है वो आपके अकेला होता है। अगला क्वेश्चन है ये है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी के सतह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब द्रव्यमान सेम ही रहेगा। तो देखिए जी होता है ना, आपसे पूछा है कि जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, ये होता है सेम है। और आपको पता है जी का मान भी सेम रहता है, जी का मान चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जी है ना, वो डिपेंड करेगा 1/r² के ऊपर। किसके ऊपर, जी है वो डिपेंड करेगा 1/r² के बराबर। तो देखिए आर का मान है वो यहाँ पर 1% कम कर दिया। मान लीजिए पहले 100 था, अब कर दिया 99, तो क्या हो जाएगा, जी है वो समानुपाती 1/99 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको करना है। अब देखिए जी समानुपाती 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको अब देखें पहले से अगर इसे कंपेयर करें तो अगर 1/9801 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 102। क्या आएगा, जी का मान जो आएगा, जी डैश जो नया आया वो पहले का जी इंटू 102 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले जो आपका त्वरण था उसका क्या आ जाएगा 102 गुना, इसका मतलब 2 गुना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम करें, 1% डिक्रीज करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका मान हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि 2%, पहले 1% कम कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा 2% है वो बढ़ जाएगा। अगर एक चीज़ घटाएंगे दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कितना होता है। तो आपको पता होगा चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का G/6 होता है, मतलब 1/6 होता है, यानी कि 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है तो मैथ्स का, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। यदि 2 पिंड एक नियत गति से चल रहे हैं, अगर वो एक दूसरे की ओर गति करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो स्पीड है वो 6 मीटर प्रति सेकेंड, इनकी S1 प्लस S2, अगर 2 स्पीड है S1 और S2 तो S1 प्लस S2 है वो 6 है। अगर विपरीत दिशा में चलते हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी कि S1 माइनस S2 तो आपको दे रखी है 4 है। तो आपसे दोनों की गति ज्ञात करो, तो देखो ऐड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2S1 बराबर आ जाएगा 10, S1 बराबर आ गया 5, और अगर S1 बराबर 5 आ गया, S1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का योग अगर 6 है तो इसका मान आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों की जो गति आ जाएगी, एक की तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, एक की 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, आपको निम्न को मैच करना है। आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको चारों में से मैच करना है, आपको तीर का निशान लगाकर कि कौन किसका सही है। पहला आपको बोल रहा है कि जो पदार्थ है उसका परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में। तो पहला जो आपका मिलान होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 4 से होगा। पहले का मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर 4 से, जार्ल डाल्टन ने दिया था। दूसरा पोटेशियम सल्फेट क्या है, पोटेशियम सल्फेट एक यौगिक होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन। सोडियम कहाँ है, सोडियम ये रहा ऊपर, और कोबाल्ट ये रहा। तो इस प्रकार से आपके ये मैच हो जाएंगे, मेल करना है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो मेंडल था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका निधन कब हुआ था। तो मैंने आपको आनुवंशिकता वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब आपको बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल था, उसकी जो डेथ हुई थी वो 1884 के अंदर हुई थी। वो ऑस्ट्रिया के एक शहर थे, वहाँ पर आपके एक पादरी थे और उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट किया था और आनुवंशिकता के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसको 4 भागों में बांटा गया, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके एस ब्लॉक होते हैं ना, इसमें आते हैं वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। तो वर्ग संख्या 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु और वर्ग संख्या 2 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय मृद धातु। तो दो तो ऑप्शन ऐसे हटके। बात रही संक्रमण धातु की और अंतर संक्रमण धातुओं की, तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उनको बोलते हैं संक्रमण धातु, और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, अंतः संक्रमण तत्व। क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन क्षार के बारे में सत्य नहीं है। क्षार क्या होते हैं, मैंने आपको क्षार के बारे में 3 अलग अलग परिभाषाएं आपके आरेनियस की, ब्रॉन्स्टेड लोरी की और लुईस की पहले ही करा चुका हूं। वो ये जो क्वेश्चन है उन्हीं पर आधारित है। पहला, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है, क्षार होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जी नहीं, ये लाल को नीला करते हैं, ऑप्शन सेकंड गलत। थर्ड है, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, सही है। और चौथा, जलीय विलयन में विद्युत सुचालक होते हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो ये कि हृदय होता है, वो हृदय की झिल्लियाँ होती हैं, वो 2 लेयर से ढकी हुई होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर से क्या होती है, आपके ढकी हुई होती है। तो जो आपकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं उनका नाम क्या है। तो आप देखिए, नाम से आप इसको पता लगा सकते हैं। हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट के बारे में आपने देखा, कार्डियल ग्रंथि इसके अंदर पाई जाती है, कार्डियल टिश्यू है ना, आपने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए कार्डियल शब्द मिल रहा है, तो कार्डियल से आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। जहाँ भी कार्डियल शब्द आता है ना, कार्डियोलॉजी है ना, तो वह आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है, उसको आप टिक कर दीजिएगा जहां भी कार्डियल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और ये बल लगाने के बाद जो वस्तु है बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य होता है F बराबर आपका होता है जो आपका जो कार्य पूछा है ना, कार्य W जो होता है, W बराबर होता है FS cos थीटा। F का मान आपके दे रखा है 10, S का मान दे रखा है 5 और cos थीटा क्या होता है, दोनों के बीच आपका कोण। तो देखिए, अगर दोनों एक ही दिशा में बल कार्य करता है तो cos थीटा उसका मान हो जाएगा 0 और cos 0 का मान होता है 1। तो 10 × 5 × 1 बराबर हो जाएगा 50 जूल। क्या जाएगा, 50 जूल है, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो ये कि उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता का तत्व कौन सा है। तो देखिए, ये आपका बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे कमेंट भी आए थे, सर आयनीकरण क्षमता क्या होती है, आप इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, मैं आपको हर वीडियो जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर आयनीकरण क्षमता इसके बारे में बताता हूँ। आयनीकरण क्षमता का दूसरा नाम होता है आयनन ऊर्जा, यानी कि आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी तत्व होता है उसके उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, जो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। इसको आयनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, कि जिस तत्व का आपका जो उपकोश है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, अगर वो आधा भरा हुआ है या फिर पूरा भरा हुआ है, उसकी आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा का मान किसका होगा, तो आपके उत्कृष्ट गैसों का, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो आपके किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगी, है ना, इसलिए उनकी जो आयनीकरण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, घटता है, और अगर इधर से इधर जाते हैं तो आयनीकरण क्षमता ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए,
इधर हम देखते हैं बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये देखिए BCNO, यानी कि ये आपका जो 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 8 नंबर पर परमाणु क्रमांक पे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक नियम के अनुसार ऑक्सीजन की जो आयनीकरण क्षमता इसका मान ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आप लिखेंगे तो देखिए बोरोन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसका हो जाएगा लास्ट का 2p2, इसका हो जाएगा लास्ट का 2p3 और इसका लास्ट का हो जाएगा 2p4। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर अंतिम कोष में अगर जिसका उपकोष है आधा भरा हुआ है, देखिए p है 2p3 है, यानी कि p कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, और आधा भरा होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस स्थिति में नाइट्रोजन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि नाइट्रोजन की जो आपके आयनीकरण क्षमता है इसका मान क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि नाइट्रोजन इसका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो अर्ध भरा हुआ है, और अगर अर्ध भरे हुए से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में या किसी विशेष दिशा में वस्तु की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपके कोई विशेष दिशा है, उसमें आपकी जो वस्तु है वो गति कर रही है ना, किसी निश्चित दिशा में। तो आपको ध्यान रखना, अगर दिशा नहीं दे रखी है ना, तो उसको बोलते हैं चाल, है ना। लेकिन अगर वस्तु है वो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसकी गति को बोलते हैं वेग, यानी कि वेग। क्योंकि वेग आपके क्या होता है, एक सदिश राशि होता है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर निश्चित दिशा में अगर वो गति कर रही है तो उसकी जो गति है उसको बोल जाता है वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेग। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस और केल्विन जो होता है उनमें दोनों में क्या आपका रिलेशन होता है। तो देखिए सेल्सियस और आपके केल्विन होता है, उसमें ये डिफरेंट होता है कि अगर आप सेल्सियस निकालना चाहते हैं, है ना, सेल्सियस अगर आप निकालना चाहते हैं तो जितना आपको जो वैल्यू दे, वो सेल्सियस अगर आपके पास है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या कीजिए, 273 ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए, 273 ऐड करना होता है। मान लीजिए आप समझो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा, जितना है 25 सेल्सियस है ना, तो 25 में 273 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। तो आपका केल्विन और सेल्सियस में ये संबंध होता है कि अगर आपको केल्विन में वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा जो भी आपको सेल्सियस दे रखा है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के प्राणी होते हैं उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं और वो जमीन पर रहते हैं। तो टेरिडोफाइटा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इनमें संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, इसके अलावा जमीन पर पाए जाते हैं, जमीनी पौधे होते हैं। तो टेरिडोफाइटा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो ये कि यदि प्रतिरोध को इंक्रीज किया जाता है, यदि प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ओम का नियम होता है V बराबर I R। अब देखिए यदि R का मान बढ़ाएंगे तो देखिए इसको मैं R के रूप में लिखूँ, R बराबर V/I। तो देखिए R है ना वो समानुपाती है I के, यानी कि R समानुपाती 1/I, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक का मान बढ़ेगा ना दूसरे घटेगा, तो अगर हम R का मान बढ़ाएंगे तो I का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, यानी कि आपका कम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये है कि इको लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं। इको का मतलब आप जानते हैं, इको का मतलब होता है कि आपका ध्वनि जो का शोर होता है ना, प्रदूषण होता है, उसको इको बोलते हैं। तो यानी कि ध्वनि के द्वारा किसी भी वस्तु है उसका लोकेशन, उसकी स्थिति पता लगाना किसकी मदद से लगाते हैं। तो मैंने आपको साउंड वाला चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि आपकी जो सोनार होती है, सोनार, उसकी मदद से हम किसी भी आपके दूर कोई वस्तु स्थित है आपके समुद्र के अंदर, ठीक है, कोई याच आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसका पता हम लगा सकते हैं इको लोकेशन की मदद से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सोनार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही जो आपका साउंड वाला चैप्टर, साउंड वाला जिससे मैंने चैप्टर कराया था उसके लिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, अगर इनके बीच आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो आपका पीएच मान है वो यहाँ पर कितना होता है। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे गुण को नष्ट कर देते हैं, और जो आपका लवण बनता है वो आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन लवण बनता है। कैसा बनता है, न्यूट्रल या उदासीन। और उदासीन जो लवण होता है उसका पीएच वैल्यू हमेशा होता है 7। ध्यान रखना 0 नहीं होता, 0 तो आपका अम्ल की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना 0 से 7 होता है वो अम्ल होता है, 7 होता है वो आपका उदासीन होता है, और 7 से 14 होता है वो आपका क्षार होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आज का वीडियो को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।